या फिर आप क्या करने वाले हैं, हाँ बिल्कुल, मैं एक बार के लिए वही दे रहा हूँ। तो जो भी आपकी एसेट्स हैं बिजनेस की, उनके लिए फंड कहाँ से आएंगे, फाइनेंस कहाँ से आएगा, फाइनेंस या तो खुद का होगा या फिर आप किसी से उधार लेंगे। खुद का होगा तो उसे हम क्या बोल देते हैं, कैपिटल बोल देते हैं। और आपने किसी से उधार लिया है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, लायबिलिटीज। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने स्टार्ट किया था, सपोज करो हमने बिजनेस स्टार्ट किया विद रुपीज 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। तो कैश आ गया आपके पास 10 लाख, लेकिन वो आपका खुद का अमाउंट है, इसलिए हमने उसको कहाँ शो किया था, कैपिटल में शो किया था। ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या किया था, शायद बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लिया, तो आपका कैश एसेट इंक्रीज हो गया, 10 की जगह 15 हो चुका है, लेकिन कैपिटल सेम है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है वो एक्स्ट्रा जो 5 लाख है, वो आपने कहाँ से लिया है, बैंक से लोन। देन आपने शायद बिल्डिंग परचेज की थी, स्टॉक परचेज किया था। यहाँ तक कि कंसेप्ट काफी हद तक क्लियर था। ठीक है। और जिन लोगों को थोड़ा सा भी डाउट हो, वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल चुका है, वीडियो का लिंक मिल चुका है, तो आप क्या कीजिए, एक बार उस पर देख लीजिएगा। मैं आज वाले कंसेप्ट के साथ कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, चलेगा इससे, आज वाले कंसेप्ट के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो आज शायद हम लोग क्या क्या करने वाले थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, अर्नड इनकम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बैंक, बैड डेट्स एंड कुछ फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के साथ। नहीं, उसका ना टाइम पर है, बस जस्ट अभी हमने स्टार्ट ही किया। हाँ जी। तो मेरे को बताओ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में आप लोगों को क्या आइडिया, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने ऑलरेडी। तो क्या है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लायबिलिटी है, बिल्कुल ठीक है। अनपेड एक्सपेंस, बिल्कुल ठीक है। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, बिल्कुल जो पे नहीं किए, जो हमें देने बाकी हैं, बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हैं आप लोग। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है आपके, तो आप एक्सप्लेनेशन ऐसा दे सकते हैं, एक्सपेंसेस ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। ये एक्सपेंसेस आपके कब के हैं, करंट फाइनेंशियल ईयर के हैं, बट स्टिल नॉट पेड, बट आपने अभी तक इनका क्या नहीं किया, पेमेंट नहीं किया। अब आपको सबसे पहले तो बताना चाहिए फाइनेंशियल ईयर क्या, आपका जो अकाउंटिंग ईयर होता है, वो अकाउंटिंग ईयर आपके दो तरीके से फॉलो किए जा सकते हैं। एक होता है आपका कैलेंडर ईयर, और एक होता है आपका फाइनेंशियल ईयर। अकाउंटिंग ईयर आपके क्या हो सकते हैं, तो अकाउंटिंग ईयर आपके दो हो सकते हैं, एक हो सकता है कैलेंडर ईयर, एक हो सकता है फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर सब लोगों ने देखा होगा, कैलेंडर कब से स्टार्ट होता है, कब एंड होता है, बिल्कुल सही। कैलेंडर ईयर स्टार्ट होगा आपका 1 जन, सपोज करो हम ईयर लेते हैं 2020, तो 2020 में स्टार्ट होगा और एंड कब हो जाएगा, द सेम ईयर 31 दिसंबर 2020। ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है आपका अप्रैल, सपोज करो ईयर लेते हैं 2020, एंड कब होगा, 31 मार्च इन द फॉलोइंग ईयर 2021। तो फाइनेंशियल ईयर में देखा जाए तो 2 सालों का इन्वॉल्वमेंट होता है, स्टार्ट एक ईयर में होता है और एंड होता है नेक्स्ट ईयर में जाकर 31 मार्च को। ठीक है। नॉर्मली आपका जो कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट क्या फॉलो करता है, कंपनीज एक्ट फॉलो करता है फाइनेंशियल ईयर। वो सब वो आपको बोलता है कि आपको क्या फॉलो करना चाहिए, आपको फाइनेंशियल ईयर। बिल्कुल निशांग, पीरियोडिकली कंसेप्ट बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, पढ़ा हुआ है आपने काफी कुछ। ठीक है।
तो बात है, नॉर्मली हम फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करते हैं। तो सपोज करो हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2020 को और एंड होगा 31 मार्च 2021 को। कितना ड्यूरेशन, कितने मंथ्स है इसमें, इस पूरे ड्यूरेशन में कितने मंथ्स है? इस पूरे ड्यूरेशन में बिल्कुल ठीक है 12 मंथ्स। क्या इन 12 मंथ्स के बाद बिजनेस क्लोज हो जाएगा या अकाउंट्स की बुक्स क्लोज करनी? इन 12 मंथ्स के बाद बिजनेस क्लोज हो जाएगा या अकाउंट्स की बुक्स क्लोज करनी? बिल्कुल ठीक है, अकाउंट्स की बुक्स क्लोज करनी। तो माना बिजनेस की जो लाइफ है वो अनलिमिटेड है, अभी भी चलेगा आपका 1 अप्रैल 2020 को 31 मार्च 2020 को। उसके बाद क्या होगा, 1 अप्रैल 2021 को फिर से स्टार्ट हो जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 31 मार्च 2022 तक। तो क्या हो रहा है कि आपकी बुक्स क्लोज हो रही है, यहाँ पर आपने क्या किया, अपनी बुक्स को क्लोज किया। फिर यहाँ पर क्या किया आपने, न्यू बुक्स क्या कर दी आपने, ओपन कर दी। तो यहाँ पर न्यू बुक्स ओपन हो गई, फिर क्या होगा, आगे जाकर फिर से क्या होंगी, बुक्स क्लोज हो जाएंगी। तो बिजनेस की लाइफ तो क्या है, अनलिमिटेड है। बिल्कुल, इनकम टैक्स एक्ट 1961 भी किसको, फाइनेंशियल ईयर को ही फॉलो करने को आपको प्रेफरेंस देता है। ठीक है, प्रेफरेंस क्या देता है, अल्टीमेटली करना ही आपको। तो बात यह है कि बिजनेस की जो लाइफ है, बिजनेस की लाइफ क्या है, वो अनलिमिटेड है। बट उसके जो रिजल्ट होते हैं, वो रिजल्ट हमें कैसे फाइंड आउट करने होते हैं, रिजल्ट हमें फ्रिक्वेंटली फाइंड आउट। इसलिए हमने क्या किया, बिजनेस की अनलिमिटेड लाइफ को स्मॉल पीरियड में क्या करती है, ब्रेक कर। और वो स्मॉल पीरियड नॉर्मली क्या होता है, 12 मंथ्स का। ठीक है, अब बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात कर लेते हैं। थोड़ा डिटेल में ले रहा हूँ ताकि कंसेप्ट ढंग से क्लियर हो जाए। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट के बेस, एक होता है आपका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और एक होता है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या माना जाता है कि अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग सिर्फ तब की जाएगी जब एक्चुअल कैश आएगा या एक्चुअल कैश जाएगा। ठीक है, तो ये लोग वेट करते हैं कैश आने और कैश जाने का। जब तक कैश नहीं आएगा, जब तक एक्चुअल कैश नहीं आएगा तब तक वो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जब तक एक्चुअल पेमेंट नहीं होगा तब तक वो उसको रिकॉर्ड नहीं करने वाले। ठीक है, तो ये सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन के ऊपर ही अपनी रिकॉर्डिंग को फॉलो करते हैं। लेकिन कंपनीज एक्ट इसको फॉलो नहीं करता है, इनकम टैक्स एक्ट अगेन इसको फॉलो नहीं करता है। वो किसको फॉलो करते हैं, वो फॉलो करते हैं अक्रूवल बेसिस को। अक्रूवल बेसिस का कंसेप्ट क्या है, अक्रूवल बेसिस ये कहता है, आपको कल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वापस से बता देता हूँ। अक्रूवल बेसिस ये कहता है कि अगर आपका कोई भी इनकम करंट ईयर से रिलेटेड है, सपोज हमारा ये फाइनेंशियल ईयर, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, अगर कोई भी एक्सपेंस इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन से रिलेटेड है तो उसकी रिकॉर्डिंग करंट ईयर में ही होगी, वेदर पेड और नॉट। आपने पेमेंट किया है या आपने पेमेंट नहीं किया है, रिकॉर्डिंग आपकी करंट फाइनेंशियल ईयर में ही होगी। और अगर कोई इनकम करंट ईयर से रिलेटेड है तो उसकी रिकॉर्डिंग भी करंट फाइनेंशियल ईयर में ही होगी, वेदर रिसीव्ड और नॉट, चाहे से आपको मिली हो चाहे से आपको नहीं मिली। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? अभी तक कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार, और डिटेल में अभी मैं इसको स्ट्रेस करने वाला हूँ। बिल्कुल परफेक्ट, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे जब वो होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता कैश रिसीव हुआ या कैश रिसीव नहीं। ठीक है, तो क्योंकि हम अक्रूवल बेसिस को फॉलो करते हैं, अब आप एक एग्जांपल लीजिए। सैलरी एट द रेट सपोज 5,000 पर मंथ पेड फॉर 8 months ओनली। सैलरी 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपने कितने महीने की पे की है, आपने सिर्फ 8 महीने की पे की।
ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं टोटल पेड सैलरी कितनी है, टोटल पेड सैलरी कितनी है, तो आपने 5000 इंटू 8 आपने 40,000 पेमेंट की। बट अगर मैं आपसे पूछूं टोटल पेबल सैलरी फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर शुड बी, टोटल पेबल सैलरी फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर वो कितनी होनी चाहिए थी, तो वो होनी चाहिए थी 5000 इंटू 12, 60,000 रुपीज। ठीक है। चलो अब मेरे को बताओ, अगर आप कैश बेसिस को फॉलो करते तो आप सैलरी कितना रिकॉर्ड, सैलरी का एक्सपेंस करंट ईयर का कितना मानते अगर आप कैश बेसिस को फॉलो करते? बिल्कुल ठीक है, आप 40,000 रुपीज रिकॉर्ड। लेकिन हम किसको फॉलो करते हैं, अक्रूवल बेसिस को। तो अक्रूवल बेसिस के अकॉर्डिंग आपको कितना रिकॉर्ड करना चाहिए, बिल्कुल कनिका परफेक्ट है, 60,000 रुपीज। चलो तो अब मैं आपसे यहाँ से पूछूं, अनपेड बोल सकते हो आप इसको, आउटस्टैंडिंग बोल सकते हो, या पेबल एक्सपेंसेस बोल सकते हो, तो बताओ वो कितने हैं? रुपीज 20,000। कैसे निकाला, 5,000 रुपीज पर मंथ का सैलरी है और हमने 4 महीने का पेमेंट नहीं किया है, तो ये हो गया आपका कितना, 20,000 रुपीज। ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे कहाँ का इम्पैक्ट आएगा, तो पहले तो डिसाइड करो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपके लिए एसेट है या लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके लिए एसेट है और लायबिलिटी, बिल्कुल ये हमारे लिए क्या है, लायबिलिटीज है। इसमें मेरे को नहीं लगता किसी को डाउट होगा, टेंशन है ये आपको चुकाने आपने नहीं चुकाया, आपने अपने वर्कर से काम करवा लिया है, आपने अपने अपने एम्प्लॉय से काम करवा लिया, बट उसका क्या नहीं किया, आपने उसका पेमेंट नहीं किया। अनपेड 60 मैंने 40 होगा, बिल्कुल है। ऐसा कर लो ना, देखो टोटल कितना पे करना था 60, कितना पे कर दिया 40, ऐसे भी निकाल सकते हो। या फिर आपको पता है पर मंथ कितना है 5,000, कितने मंथ का पे नहीं किया 4 मंथ्स का, तो टोटल कितना हो गया 20,000, बिल्कुल ही बैलेंस शीट में आएगा। चलिए तो शायद लंबी चलेगी ये क्लास, डोंट वरी। अभिषेक अगेन एक्सप्लेन करो, वापस से देख लेते हैं। आप सैलरी पे करते हैं 5,000 पर मंथ, और आपने इस करंट फाइनेंशियल ईयर में बिजनेस जो आपका चला है वो चला है 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ 31 मार्च तक, तो अकाउंटिंग पूरे 12 महीने की होनी चाहिए थी, 12 मंथ्स की होनी चाहिए थी। बट आपने जो किया अभी फिलहाल 8 मंथ्स का ही किया, क्यों, हो सकता है शायद आपके फंड का शॉर्टेज हो, कुछ कोविड वाली सिचुएशन चल रही है, आपके पास फंड नहीं हो रही, तो आपने अपने एम्प्लॉय को बोला भाई आप वेट करो, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, आपकी सैलरी कहीं नहीं जाएगी। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा जोर से और बोलते हैं। तो पॉइंट ये है, यहाँ पर आपने अपने एम्प्लॉय को क्या बोला, आपने अपने एम्प्लॉय को बोला कि भाई वेट करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपने काम पूरे 12 महीने पे किया है, आपने सॉरी आपने काम पूरे 12 महीने किया है, तो आपको सैलरी भी पूरे 12 महीने की मिलेगी। बट फिलहाल अभी मेरे साथ थोड़ा फाइनेंस का इशू है, मेरे पास फंड का इशू है, तो आपका जो 4 महीने का सैलरी बच गया है वो मैं आपको फ्यूचर में क्या कर दूंगा, पे कर दूंगा। ठीक है। तो अगर मैं फ्यूचर में पे कर दूंगा, तो मेरे को आपको, मैंने आपको ऑलरेडी कितना पे कर दिया 40, मेरे को आपको पूरे साल का पे कितना करना चाहिए था 60, तो मैंने आपको कितना पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग कितना है, पेबल कितना है, अनपेड कितना है, तो वो हो गया 20,000 रुपीज। कैसे आया, या तो 60 माइनस 40 करके निकाल लो, और या फिर आप क्या कर सकते हो, 5,000 रुपीज आपका पर मंथ है और 4 मंथ्स का आपने क्या नहीं किया है, पेमेंट नहीं किया, तो 20,000 रुपीज। तो शायद शायद समझ में आ गया होगा अभी। अच्छा अभिषेक थे शायद, ठीक है। चलिए अब आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ये क्लियर हो गया कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए क्या है, एक ऑब्लिगेशन है, पेमेंट करना है, आपके लिए क्या है, एक लायबिलिटी है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करने वाले हैं अब आप, एसेट पे मेरे को बताओ कैश पे कितना इम्पैक्ट आएगा,
और देन लाइबिलिटी साइड पर एक कॉलम बनाना पड़ेगा आपको, क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, और देन एक होता है कैपिटल। चलिए बताइए, कैश पे मेरे को इम्पैक्ट बताओ, कैश पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है। तो सबसे पहले हम कैश में से क्या कर देंगे, 40,000 रुपीज माइनस कर देंगे। ब्रैकेट में जब भी आप किसी फिगर को डिनोट करते हैं तो दैट मीन्स वो क्या होता है आपके लिए, माइनस का फिगर। ठीक है, तो कैश आपने क्या कर दिया, 40,000 रुपीज से माइनस कर दिया, डन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे कोई ट्रीटमेंट आएगा, हर्षिता बोल रही है शायद 20,000 रुपीज और कैपिटल। हर्षिता बिल्कुल परफेक्ट है आपका। टेंशन बढ़ गई है आपकी, आपको तो प्लस कर देंगे लाइबिलिटीज को, 20,000 रुपीज से आपकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। देन अगर अब मैं लास्ट और फाइनल बात करूं कैपिटल की, तो कैपिटल पे बताओ क्या इम्पैक्ट आना है। और आप किसको फॉलो कर रहे हो, आप फॉलो कर रहे हो अक्रूवल कंसेप्ट को। तो अक्रूवल कंसेप्ट क्या, बिल्कुल आएगा निशान। कोई भी एक्सपेंस जो करंट ईयर का है वो कौन झेलेगा अल्टीमेटली, किसको बेयर करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा ओनर। और अब आप अगर आप यहाँ से 40 माइनस करोगे, चलो एक बार देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस होती है नहीं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर हमने 40 पे किया है तो 40 का ही खर्चा है, तो हम कैपिटल से 40 ही माइनस करेंगे। क्या आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो रही है। तो आपकी एसेट साइड पे तो इम्पैक्ट आ रहा है -40,000 रुपीज का। ठीक है, और अगर मैं लाइबिलिटीज और कैपिटल साइड पे देखूंगा तो प्लस का तो 20 है और माइनस का 40, प्लस माइनस माइनस होता पता ही होगा आप लोगों को, ये हो रहा है आपका माइनस का 20,000। आपका अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस ही नहीं होगा। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। ठीक है, तो इसीलिए अक्रूवल कंसेप्ट क्या बोलता है, जो भी खर्चा करंट ईयर का है उसकी रिकॉर्डिंग करंट ईयर में ही करो। तो हम हमारे कैपिटल से पूरा कितना लेस कर देंगे, फुल 60,000 रुपीज हम वहां से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ये होता है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक बार मेरे को ओके कर दीजिए अगर आपको समझ में आ गया है। बिल्कुल, एक्चुअल एक्सपेंस कितने हैं, एक्चुअल एक्सपेंसेस आपके जो है अल्टीमेटली वो 60,000 है। तो आप रिकॉर्डिंग जो करेंगे वो कितने की करेंगे, 60,000 रुपीज की ही रिकॉर्डिंग करेंगे। तो सब लोगों को मेरे हिसाब से आउटस्टैंडिंग क्लियर है। अक्रूवल में कैश भी आएंगे निशांक, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी आएंगे, दोनों ट्रांजेक्शन आते हैं उसमें। देखो हमने कैश पे किया 40, वो भी हमने कैपिटल में से माइनस किया, और 20,000 हमने नहीं पे किया, वो भी हमने कैपिटल में से क्या किया है, माइनस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चल रहे हैं अभी हम। नेक्स्ट है आपका इसका जस्ट अपोजिट, प्रीपेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है आपका क्या, प्रीपेड एक्सपेंसेस। हाँ ब्रैकेट में किया तो वो नेगेटिव है। जब आप पे करोगे तो कौन सा फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर तो एंड हो गया। तो जब आप पे करोगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, उस समय क्या होगा, सपोज करो अब हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मेरा क्या कम होगा, कैश कम होगा, कैश कम कर दूंगा। लेकिन क्या वो जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का नहीं, वो तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का था। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, हम सिर्फ अपनी लाइबिलिटी को खत्म कर देंगे, हमारी लाइबिलिटी जीरो हो जाएगी ना, हमने 20,000 पे कर दिया, तो जो टेंशन चल रही थी 20,000 की वो जीरो हो जाएगी। लेकिन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो एक्सपेंस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का है ही नहीं। आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ता हूं मैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। नाम से काफी हद तक क्लियर है, प्रीपेड ये वो एक्सपेंस है जो आपने पहले ही पे कर दिए हैं, यानी कि एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, यानी कि एक्सपेंसेस ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। आपका ये एक्सपेंस था नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का, बट आपने पेमेंट कब कर दिया, पेमेंट आपने इसका करंट फाइनेंशियल ईयर में ही कर दिया। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पेड इन करंट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। ठीक है, अब क्योंकि मैंने आउटस्टैंडिंग में आप लोगों को बेसिस वगैरह ऑलरेडी क्लियर कर दिए हैं,
तो इसलिए मैं सिर्फ सीधे एग्जांपल पे जा रहा हूँ। इस बार लेते हैं हम सपोज रेंट एट द रेट 10,000 पर मंथ पेड फॉर 15 months। जो रेंट आपका 10,000 पर मंथ है वो पेड फॉर 15 मंथ्स। आपने कितने महीने का पेमेंट कर दिया है? आपने 15 महीने का क्या कर दिया है पेमेंट? 15 मंथ्स का। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं, बताओ टोटल कितना पेमेंट कर दिया? टोटल पेड रेंट कितना है करंट फाइनेंशियल ईयर में? तो आपने पे कर दिया 10,000 इंटू 15, 1,50,000। 1,50,000 रुपए का आप क्या कर चुके हैं? पेमेंट कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं टोटल पेबल अमाउंट दैट शुड बी पेड इन करंट ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर में। तो करंट फाइनेंशियल ईयर में आपको पेमेंट कितना करना था? तो भाई महीने कितने हैं? 12। तो पेमेंट कितने मंथ्स का होना चाहिए था? 12 मंथ्स का। दैट मींस कितना होना चाहिए था? 1,20,000। तो आपने एक्स्ट्रा कितना पे कर दिया या एडवांस कितना पे कर दिया? तो एडवांस बोल लो, प्रीपेड बोल लो, एक्स्ट्रा बोल लो। तो आपने 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया। 10,000 इंटू 3 रुपीज 30,000 रुपीज। आपने 30,000 रुपए का एक्स्ट्रा क्या कर दिया है? पेमेंट। ठीक है, चलिए डायरेक्ट इम्पैक्ट बता सकते हैं आप लोग मेरे को कि अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है? और प्रीपेड क्या है? प्रीपेड पहले तो ये डिसाइड करो, एसेट और लायबिलिटी। प्रीपेड हमारे लिए एसेट है या लायबिलिटी? बिल्कुल ठीक है, ये हमारे लिए एसेट है। क्यों है एसेट? इसका अब क्या होगा? पेमेंट हो चुका है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसके आपको क्या मिलने वाले हैं? बेनिफिट रिसीव। और अगर आपने अपनी वो जगह खाली कर दी तो आपने जो 3 महीने का एडवांस दिया था वो 3 महीने का एडवांस आप क्या करेंगे? रिकवर करेंगे। ठीक है, तो कैश आने की उम्मीद है, कैश जाने का तो कोई स्कोप नहीं। बिल्कुल बेनिफिट हमें ही होने वाला है। चलिए अब फाइनली इम्पैक्ट देखते हैं, क्योंकि कुछ कैश का इन्वॉल्वमेंट है तो कैश पे तो इम्पैक्ट आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कैश 150 रिड्यूस हो जाएगा, प्रीपेड 30,000 इंक्रीज हो जाएगा और कैपिटल 1,20,000 रिड्यूस हो जाएगा। परफेक्ट है हर्षिता। तो कैश, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट साइड पर कॉलम बन गया और कैपिटल पे इम्पैक्ट। कैश अभी आपने कैश पे किया है 1,50,000, तो आपके ऑफिस का, आपके बिजनेस का कैश 1,50,000 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और रेंट में से लेस होगा। रेंट का कोई कॉलम नहीं बनता, एक्सपेंसेस के हम अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई कॉलम नहीं। तो 1,50,000 कैश रिड्यूस हो जाएगा। 30,000 रुपए जो नेक्स्ट ईयर के लिए अभी करंट ईयर में पे कर दिया वो आपके लिए एसेट है, आपका एसेट 30,000 रुपीज से इंक्रीज हो जाएगा। और क्योंकि आप कौन से बेसिस को फॉलो कर रहे हैं? आप अक्रूवल बेसिस को फॉलो कर रहे हैं। अक्रूवल बेसिस बोलता है जो एक्सपेंस करंट ईयर का वो ही करंट ईयर में रिकॉर्ड होगा, ना तो कम रिकॉर्ड होगा, ना तो आप 12 की जगह आप ना तो 8 महीने का रिकॉर्ड कर सकते हैं, ना ही 12 की जगह आप 15 महीने का रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपको 12 महीने का ही रिकॉर्डिंग करना है। तो कैपिटल में आप क्या करने वाले हैं? तो कैपिटल में से आप माइनस कर देंगे वही 1,20,000। अगर आप देखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल एसेट साइड पे 1,20,000 रुपीज नेगेटिव हो गया और इधर भी आप देखेंगे तो 1,20,000 रुपीज नेगेटिव हो चुका है। हाँ बिल्कुल प्रणव, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें बिल्कुल, क्योंकि हमने 1,50,000 से रेंट अकाउंट ओपन कर दिया, हम शो नहीं कर सकते 1,50,000, तो हमें वहां पर रेंट में से 30,000 रुपीज रिड्यूस करना पड़ेगा। बिल्कुल प्रणव, परफेक्ट है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। सुख है यार, क्या कंफ्यूजन है वो मेरे को एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। कहाँ तक हो गया था हम लोगों का? ठीक है, आउटस्टैंडिंग क्लियर है, प्रीपेड क्लियर है, एक बार ओके कर दो मेरे को।
आउटस्टैंडिंग ऑल सेट ऑल क्लियर, प्रीपेड के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को? ठीक है, चलिए अब एक्सपेंस अगर बकाया हो सकते हैं, एक्सपेंस अगर एडवांस हो सकती है, तो सेम आपका इनकम के साथ भी हो सकता है। इनकम के साथ क्या होगा? अगर आपकी कोई इनकम करंट ईयर में आपने अर्न कर ली है, आपने अगर करंट ईयर में कोई भी इनकम कमा ली है बट आपको रिसीव नहीं हुई, तो ऐसी इनकम को हम बोलते हैं अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम। तो अक्रूड इनकम आपके लिए कौन सी इनकम हो गई? अक्रूड इनकम आपके लिए उसे हम बोल सकते हैं इनकम ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। करंट फाइनेंशियल ईयर की इनकम है स्टिल रिसीवेबल। ये आपको क्या करनी है? रिसीव करनी है। तो ऐसी कोई भी इनकम जो करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, आप अर्न कर चुके हो, आपने काम कर दिया है बट आपको अभी उसका पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, तो उसे हम बोल देते हैं अक्रूड इनकम। ठीक है, आउटस्टैंडिंग टर्म यूज मत लेना, नॉर्मली हम आउटस्टैंडिंग टर्म यूज लेते हैं एक्सपेंसेस के साथ। मतलब इसका भी वही, अक्रूड का मतलब भी है बकाया, आउटस्टैंडिंग का मतलब भी है बकाया, बट अक्रूड टर्म आप यूज लेते हैं इनकम के साथ और आउटस्टैंडिंग टर्म यूज लेते हैं नॉर्मली हम एक्सपेंसेस के साथ। ठीक है, तो इनकम ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर स्टिल रिसीवेबल, करंट ईयर की इनकम है, आपको इस साल रिसीव हो जानी चाहिए थी। सपोज हमने हमारी बिल्डिंग का एक पोर्शन रेंट पे दे रखा है और रेंट एट द रेट 5,000 per month received for 10 months only. Rent at the rate 5,000 per month received for 10 months only. क्या डायरेक्ट बता सकते हैं आप लोग? पहले तो मेरे को अक्रूड इनकम क्या है? अक्रूड इनकम क्या है? एसेट और लायबिलिटी है। अर्न बट नॉट रिसीव, ये ऐसी इनकम है जो अर्न कर ली है, रिसीव नहीं हुई, एसेट है या लायबिलिटी है? बिल्कुल, ये हमारे लिए किस कैटेगरी में आने वाली है? एसेट्स की कैटेगरी में आने वाली है। अगर ये लायबिलिटी नहीं होगी, पे नहीं करना है, जिसका भी रिप्लाई था वो लायबिलिटी वाला है, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी नहीं है, हमें पे नहीं करना है, हमें रिसीव करना है। काम हमारी तरफ से हो चुका है, पैसे आने वाले हैं, जिससे भी पैसे इनफ्लो के चांसेस हैं वो एसेट है, जिससे भी पैसे आउटफ्लो के चांसेस हैं वो लायबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रेंट रिसीव करना है, आपको रेंट पे नहीं करना है। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन अगर मैं बनाऊंगा तो एक तो बनेगा कैश का कॉलम, ठीक है, एक एसेट साइड पर ही कॉलम बनने वाला है अक्रूड इनकम का, और एक रहेगा आपका कैपिटल का। ठीक है, मेरे को सबसे पहले कैश पे इम्पैक्ट बताओ, कैश प्लस और माइनस। तो प्लस है तो कितना प्लस है? कैश प्लस और कैश माइनस, और प्लस है तो कितना प्लस? कैश 50,000 से इंक्रीज हो जाएगा, अक्रूड इनकम 10,000 से इंक्रीज हो जाएगा, और कैपिटल से बिल्कुल हर्षिता परफेक्ट जा रहा है। तो कैश में तो हम प्लस कर देंगे, अभी हमें कितना मिला? 50। अक्रूड इनकम कितना हमें मिलना बाकी है? 10,000 रुपीज। तो अल्टीमेटली हमारी कैपिटल कितने से इंक्रीज होगी? पूरे 12 मंथ्स की इनकम से, वेदर रिसीव्ड और नॉट। अगर मेरे को 1 रुपया भी नहीं मिलता तो भी मेरी कैपिटल में 60,000 रुपए ही प्लस। रीजन, हम अक्रूवल कंसेप्ट, अक्रूवल बेसिस को फॉलो कर रहे हैं। आई थिंक तो सबको अक्रूड इनकम वाला भी क्लियर हो गया होगा। चलिए, सबको क्लियर है? ठीक है, डन। इसका जस्ट अपोजिट हम भी ले लेते हैं, लग गया। अगला अगला अपोजिट टर्म जो होगा उससे हम बोलेंगे अनअर्न इनकम। नाम से समझ में आना चाहिए, अनअर्न, ऐसी इनकम जो अर्न ही नहीं की है उसे हम क्या बोलेंगे? अनअर्न इनकम बोलेंगे। अनअर्न इनकम आपके लिए क्या है? तो अनअर्न इनकम आपके लिए एक लायबिलिटी है। क्यों? देखो, नाम से समझो, ये ऐसी इनकम है जो आपने कमाई नहीं, तो फिर उसे इनकम क्यों बोल रहे हैं? रीजन क्या है? वो आपको मिल चुकी है, पैसे आ गए आपको। उसका दोनों ही अपनी जगह सही है,
आपकी मॉडर्न अप्रोच भी और आपकी जो ट्रेडिशनल अप्रोच है। कई बार मॉडर्न अप्रोच आपकी ज्यादा हेल्प करती है, ठीक है, दोनों ही ठीक है, आपको दोनों आनी चाहिए। मॉडर्न अप्रोच तो हर जगह अप्लाई हो ही रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है जो आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वगैरह में। मुस्कान बिल्कुल भी वॉइस क्लियर नहीं है क्या? वॉइस बिल्कुल भी क्लियर नहीं है क्या? चलिए ठीक है, बाकी सब लोगों को आ रही है, ठीक है, डन। चलिए अनअर्न्ड इनकम की बात चल रही है, तो अनअर्न्ड इनकम का मतलब हो गया आपका रिसीव्ड बट नॉट अर्न। आपने रिसीव कर ली लेकिन अभी तक आपको मिली नहीं है, तो अनअर्न्ड इनकम हो गया आपका इनकम नॉट अर्न। ऐसी इनकम जो आपने अर्न नहीं की है बट रिसीव्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर, लेकिन ये आपको करंट फाइनेंशियल ईयर में क्या हो चुकी है, करंट फाइनेंशियल ईयर में आपको रिसीव हो चुकी है। तो मेरे को बताओ ऐसी इनकम हमारे लिए एसेट है या लायबिलिटी है? ऐसी इनकम हमारे लिए एसेट की कैटेगरी में आएगी या लायबिलिटीज की कैटेगरी में आएगी? बिल्कुल ये लायबिलिटी की कैटेगरी में आएगी। और अभी शायद किसी ने क्वेश्चन पूछा डिफरेंस क्या है। अक्रूवल क्या था, अक्रूड इनकम क्या थी आपकी, वो आपने अर्न कर ली थी, काम हो चुका था, पैसे नहीं है, वो होती है अक्रूड इनकम। वो होती है एसेट, काम हो चुका है, पैसे लेने बाकी हैं, बस इनफ्लो होना बाकी है, ठीक है। लेकिन अनअर्न्ड इनकम में उल्टा हो गया, काम किया नहीं है अभी, पैसे एडवांस में आ गए, ठीक है, वो लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी, वो भी हम सोचेंगे एक बार। ये हमारी लायबिलिटी की कैटेगरी में आएगा। एग्जांपल लेते हैं, रेंट एट द रेट 5,000 पर मंथ रिसीव्ड फॉर 15 मंथ्स। रेंट आपको जो रिसीव हुआ है वो 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। आकांक्षा, एसेट क्या होती हैं? एसेट्स वो चीजें हैं जो आपके बिजनेस की, हाँ, तो बात चल रही है एसेट्स क्या थी, तो एसेट्स थी आपकी बिजनेस की प्रॉपर्टीज। एसेट्स होती हैं पॉजिटिव, एसेट्स की वजह से फ्यूचर में कैश का इनफ्लो होगा, कैश जाता नहीं, कैश आता है, ठीक है। तो ऐसी कोई भी चीज जो फ्यूचर में आपको या तो बेनिफिट देगी या फिर फ्यूचर में आपको कैश दिलवाएगी, वो सब आपके लिए किस कैटेगरी में आएंगी, एसेट की। लेकिन लाइब्रेरीज क्या है, तो लाइब्रेरीज की आपकी ऑब्लिगेशन जो आपको पे करना है, आपके लिए टेंशन है। कब तक टेंशन है, जब तक आप उसको पे नहीं कर देते हो तब तक वो आपके लिए किस कैटेगरी में आने वाला है, लाइब्रेरीज की कैटेगरी में, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल मैं रेंट की बात कर रहा हूँ, रेंट एट द रेट 5,000 पर मंथ रिसीव फॉर 15 मंथ्स। अगर मैं बात करूं टोटल रिसीव कितना हुआ, टोटल रिसीव इन करंट ईयर, तो करंट ईयर में मेरे को रिसीव हुआ है 5,000 इंटू 15, दैट इज 75,000 रुपीज। बट टोटल रिसीवेबल कितना होना चाहिए था इन करंट ईयर, तो करंट ईयर में रिसीव होना चाहिए था आपको 60,000 रुपीज। कितना एडवांस रिसीव हो गया, 15,000 रुपए आपको एडवांस रिसीव हो गया, 3 महीने का एडवांस। इसी को हम क्या बोलेंगे, अनअर्न्ड इनकम। इनकम का रेंट है तो अभी आप नाम दे सकते हैं रेंट, अनअर्न्ड रेंट। अब ये लाइबिलिटी क्यों, लाइबिलिटी समझो इसको। आपने अपने टेनेंट से, आपने अपने बिल्डिंग का एक पोर्शन रेंट पे दे रखा है, आपने अपने टेनेंट से 15 महीने का रेंट रिकवर कर लिया है, बट अभी तक वो टेनेंट आपके यहाँ पर रुका कितने महीने है, 12 महीने। सपोज करो किसी भी रीजन से वो खाली कर, तो आपको उसको वो 15,000 रुपए क्या करने पड़ेंगे, रिटर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब वो रुका 12 महीने के लिए तो पेमेंट 15 महीने का क्यों? तो उसने आपको एक एडवांस नोटिस दे दिया और बोल दिया भाई मैं खाली करने वाला, तो आपको उसको 3 महीने का क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये इसलिए आपके लिए किस कैटेगरी में आता है, ये आपके लिए लाइब्रेरीज की कैटेगरी में। इम्पैक्ट बता दो एक बार मेरा,
कैश पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है, और क्योंकि ये लाइबिलिटी है तो अनअर्न्ड इनकम के नाम से एक लाइबिलिटी साइड कॉलम बनेगा और एक कैपिटल का कॉलम रहेगा। एसेट कैश एसेट है, अनअर्न्ड इनकम कभी भी एसेट नहीं। माना आपको कैश मिला तो बिल्कुल हम कैश इंक्रीज करेंगे ना, हम कैश इंक्रीज करने से मना ही नहीं कर रहे, कैश तो आपका इमीडिएट इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जो 15,000 रुपए एक्स्ट्रा आए हुए हैं आपके, अब सपोज करो आपने बैंक से लोन लिए, क्या करोगे? कैश बढ़ा दोगे, एसेट आ जाएगा ना आपके पास, बिल्कुल आप एसेट इंक्रीज कर दोगे। लेकिन वो बैंक को चुकाना भी तो है, तो एट द सेम टाइम वो पैसे आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी है। तो सेम यहाँ पर अनअर्न्ड इनकम में भी हो रहा है। 15,000 रुपए आपके पास एक्स्ट्रा आ रहा है, बिल्कुल आप अपने बिजनेस का कैश एसेट बढ़ा देंगे, लेकिन वो 15,000 रुपए आपका नहीं है, वो आपको रिटर्न करना है, वो आपके लिए लाइबिलिटी है। तो हर्षिता बिल्कुल 75 इंक्रीज कर देंगे, सही था आपका। कैश आज मेरे पास कलेक्शन हो चुका है, करंट फाइनेंशियल ईयर में कैश इंक्रीज हो जाएगा 75,000 रुपीज से। अनअर्न्ड इनकम मेरी लाइब्रेरी, मेरी टेंशन बढ़ जाएगी क्योंकि उसमें 15,000 रुपए मेरे जो है वो मेरे अभी तक कमाए हुए नहीं है, वो मेरे को चुकाने पड़ सकते हैं, वो मेरे लिए लाइब्रेरी। और कैपिटल में हमेशा 12 मंथ्स ही जाता है, तो मैं सिर्फ 60,000 रुपीज ही शो करूंगा। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी अगेन क्या हो गई, मैच हो गई है। बताओ कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, कोई कंफ्यूजन है तो एक बार पूछ लो, मैं और एक्सप्लेन कर दूं। वॉइस में भी शायद आज नेटवर्क का मेरी तरफ से भी इशू हो सकता है, इसलिए शायद हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। थोड़ा सा हाई वॉल्यूम में आप क्या करना, रिकॉर्डेड लेक्चर देखिए, ठीक है। यार एक क्वेश्चन अभी गया वो, तो जब अपन लाइबिलिटी का बैलेंस शीट बनाते हैं तो कैपिटल में ऐड होता है, और जब अपन एसेट का बैलेंस शीट बनाते हैं तो कैश में ऐड होता है। आकांक्षा क्वेश्चन मेरे को आपका समझ नहीं आया, बैलेंस शीट तो दोनों ही बनती है, बैलेंस शीट में तो दोनों साइड ही होती है, लाइबिलिटी और एसेट दोनों साइड ही होती है, तो मैं क्वेश्चन आपका नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन आगे जब बैलेंस शीट वाले कोई भी कंसेप्ट लेंगे ना, तो हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे सारे, ठीक है। अभी वाले कंसेप्ट में कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। बिल्कुल, मुस्कान कैपिटल में सिर्फ 12 मंथ्स की ही इनकम और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं, जैसे कितने भी ज्यादा पे की हो, कितने भी कम पे की हो, कितनी ज्यादा इनकम आई हो, कितनी भी कम इनकम। सर फिर जो रेंट बाद में सेट ऑफ कैसे होगा, बाद में सेट ऑफ कैसे होगा, अगर वो टेनेंट आपके यहाँ पर आगे के 3 महीने और रुक गया तो हो गया सेट ऑफ, अब उसको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, 3 महीने का एडवांस ऑलरेडी हमारे पास है, तो वो 3 महीने और रह सकता है, तो वो 3 महीने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का पार्ट है, तो इनकम भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की। ठीक है, शायद यहाँ तक भी क्लियर हो गया होगा, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो आज हमारा जो कंसेप्ट था वो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड अक्रूड इनकम अनअर्न्ड इनकम, ये ऑलरेडी क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, पहले तो डिसाइड करो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको पे करेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको पे करेगा। ओनर पे करेगा, प्रणव बिल्कुल ठीक है। बिजनेस बिजनेस पे करने वाला है ओनर को, बिल्कुल ठीक है, बिजनेस पे करेगा। रीजन क्या, ये अपना एक बिजनेसमैन है, इसने बिजनेस में क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्टमेंट जो है उसे हम क्या बोलते हैं, ओनर का जो इन्वेस्टमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। यानी कि बिजनेसमैन ने सपोज 5 लाख रुपए बिजनेस को दिए, बिजनेसमैन ने ये कैपिटल दिया 5 लाख रुपए। जब आप किसी को पैसे उधार देते हो तो एक तरीके से उधार ही है, बिजनेसमैन ने बिजनेस को 5 लाख रुपए उधार दिए, इसीलिए याद होगा बैलेंस शीट जिन लोगों ने बनाई है, कैपिटल हमेशा कहाँ जाती है, लायबिलिटी साइड में, ठीक है। तो आपने बिजनेस को 5 लाख रुपए उधार दिए हैं, तो अब आप क्या करने वाले हो, इंटरेस्ट चार्ज करने वाले। तो बिजनेसमैन किससे इंटरेस्ट मांगने वाला है, बिजनेस से, तो आईओसी कौन पे करेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगा, बिजनेस पे करेगा किसको, बिजनेसमैन को पेमेंट करेगा, ठीक है।
अब आप अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हो, बिजनेस या बिजनेसमैन के? अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हो, बिजनेस या बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से? बिल्कुल परफेक्ट है, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो आईओसी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम हुआ या एक्सपेंस हुआ? इनकम हुआ या एक्सपेंस हुआ? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो गया आपका क्या, एक एक्सपेंसेस। ठीक है, ये एक्सपेंस की कैटेगरी में आ गया, डन। अच्छा, अब एक बार बताओ, सपोज करो 10% है आपका, तो 5 लाख का 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने चार्ज किया, दैट इज 50,000। क्या लगता है, बिजनेसमैन को ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 रुपए, ये कैश में देता होगा या उसकी कैपिटल में ट्रांसफर कर देता होगा? बिजनेसमैन को ये 50,000 रुपए जो देने वाला है, वो कैश में देगा या कैपिटल में ट्रांसफर कर? बिल्कुल कैपिटल में ट्रांसफर कर देगा। तो बताओ, अब ओनर की बिजनेस में कैपिटल कितनी हो चुकी है? ओनर की बिजनेस में कैपिटल कितनी हो चुकी है? बिल्कुल 5,50,000, 5,50,000 परफेक्ट है, बिल्कुल। तो अब ये इंपॉर्टेंट हो गया। इंपॉर्टेंट क्यों हो गया ये? क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है वो डायरेक्ट देखा जाए एक्सपेंस है। एक्सपेंस कौन बेयर करता है बिजनेस की? ओनर। तो भाई इसका कैश पे इम्पैक्ट मत दिखा देना, या और किसी चीज पे इम्पैक्ट मत दिखा देना, अकाउंटिंग इक्वेशन पे। क्योंकि ये बिजनेस का एक्सपेंस है, इसलिए आप क्या करने वाले हो, ठीक है, माइनस करने वाले। कितना? सॉरी, 50,000 है। ये 50,000 रुपीज माइनस कर। लेकिन ये 50,000 मिलेंगे किसको? ओनर को। तो ओनर की कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल को ही इंक्रीज भी करेगा और एट द सेम टाइम कैपिटल को ही डिक्रीज भी करेगा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन करते वक्त इसका और कहीं इम्पैक्ट नहीं जाने वाला, इसका नेट इम्पैक्ट कैपिटल पर ही जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? एक्सपेंस है, बिजनेस झेलेगा, बिजनेसमैन झेलेगा अल्टीमेटली, बिजनेस के जो भी एक्सपेंस होते हैं वो अल्टीमेटली किसको? नहीं आया, कोई बात नहीं, समझा देता हूँ। वापस से देखो, बिजनेसमैन ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, कैपिटल कितना, 5 लाख रुपए का। इसके ऊपर इंटरेस्ट कौन पे करेगा? बिजनेस पे करेगा। अच्छा, आप रेंट पे करते थे तो क्या करते थे? रेंट का आप क्या करते थे? कैपिटल में से माइनस करते थे। यानी कि खर्चे आप कैपिटल में से माइनस करते थे। रेंट पे किया, कैपिटल माइनस। सैलरी पे किया, कैपिटल माइनस। इंटरेस्ट पे किया, कैपिटल माइनस। कमीशन पे किया, कैपिटल माइनस। कोई लॉस हुआ, कैपिटल माइनस। तो यहाँ पर भी तो ये बिजनेस का एक्सपेंस है, क्योंकि इंटरेस्ट कौन पे कर रहा है? बिजनेस पे कर रहा है। बिजनेसमैन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 रुपए एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो कैपिटल में से माइनस होगा, बिल्कुल ठीक। लेकिन दूसरा इम्पैक्ट भी तो देखो, कि अल्टीमेटली ये 50,000 रुपए किसके पास जा रहा है? ये अल्टीमेटली 50,000 रुपीज किसको मिलने वाले हैं? ओनर को मिलने वाले हैं। तो ओनर की कैपिटल बिजनेस में क्या होने वाली है? बढ़ने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। ओनर की कैपिटल बिजनेस में क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए आपका इस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट सिर्फ कैपिटल पर है। कैपिटल ही बढ़ भी रहा है, रीजन ओनर को मिलेगा, कैपिटल बढ़ जाएगी। लेकिन ओनर की कैपिटल ही एट द सेम टाइम कम भी होगी। कम क्यों होगी? कम इसलिए होगी क्योंकि ये बिजनेस का एक्सपेंस है। सर, बिजनेस रियलिटी में कैसे ट्रांसफर करेगा? क्या ट्रांसफर नहीं करता है, हम एक अकाउंट मेंटेन करते हैं, कैपिटल अकाउंट। उसमें जो जो ओनर को मिलने वाला है वो हम उसमें प्लस करते हैं। आप लोगों ने बैलेंस शीट में किया है, याद करो ना, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करते थे? आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एक्सपेंस शो करते थे, डेबिट साइड। तो आपका नेट प्रॉफिट क्या हो जाता था? कम हो जाता था। और दूसरा इम्पैक्ट कहाँ जाता था इसका? फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या करते थे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल में ऐड कर देते थे। बिल्कुल कैपिटल में। तो देखो ना, आप एक्सपेंस शो कर रहे हो, तो ओनर को अल्टीमेटली देखा जाए तो पूरा 50,000 ओनर के लिए प्रॉफिट कम कर रहा है। देखो, कान कहीं से भी है, सीधे हाथ से पकड़ लो, उल्टे हाथ से पकड़ लो, वही बात। अगर आप इसको एक्सपेंस नहीं मानते तो नेट प्रॉफिट ज्यादा आता, ओनर को नेट प्रॉफिट ज्यादा मिल जाता। लेकिन अगर आपने इसको क्या मान लिया, एक्सपेंस मान लिया, तो कोई बात नहीं, नेट प्रॉफिट तो कम हो गया, बट ओनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम का पैसा मिल गया। तो 50,000 रुपीज अल्टीमेटली ओनर के कैपिटल अकाउंट पे ही ट्रांसफर। तो समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से।
अगर ये आ गया तो आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला कंसेप्ट भी समझ में आ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग कौन करता है? तो बिजनेसमैन बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए जो कुछ विड्रॉ करता है, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, उसे ही हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ड्राइंग्स। ठीक है, इस बार ये ड्राइंग किया है किसने? बिजनेसमैन ने। पर्सनल यूज के लिए पैसे बिजनेस से निकाले हैं, निकाले हैं। तो इस बार बिजनेस क्या बोलेगा इसको? यार जब तुमने कैपिटल लगाई थी, तुमने लगाई थी कैपिटल, तुमने मेरे से क्या चार्ज किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब तुम अपने पर्सनल यूज के लिए यहाँ से बिजनेस से कोई पैसे निकाल रहे हो, तो मैं उसके ऊपर तुमसे क्या चार्ज करने वाला हूँ? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेसमैन पे करेगा किसको? बिजनेस को पे करेगा। अब ये आईओडी बिजनेस के लिए ठीक है, इनकम है, इनकम है, तो इनकम का आप क्या करते हैं? इनकम आप कैपिटल में प्लस कर लेते हैं। बट पे कौन कर रहा है? बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन बिजनेस को ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे कैसे करेगा? कैश ला के नहीं देगा, क्या बोलेगा? काट लो मेरी कैपिटल में से। तो अगर उसकी कैपिटल में से काटोगे तो कहीं ना कहीं आपकी कैपिटल में से क्या होने वाला है? माइनस। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल में ही प्लस, कैपिटल में माइनस। तो देखो बिल्कुल वो कैपिटल किसका है? बिजनेसमैन का ही है। लेकिन आप एक चीज याद रखो ना, आप इंटरेस्ट क्यों? आप पहले तो ये क्लियर कर लो कि आप जो अकाउंटिंग कर रहे हो वो बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ से करो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल करके एक चैप्टर भी है आपका, उसमें एक बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है कि माना बिजनेसमैन का ही बिजनेस है, बट हम जो भी अकाउंटिंग करते हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? बिजनेस के। और बिजनेसमैन को एक सेपरेट लीगल एंटिटी मान कि भाई वो एक अलग एंटिटी है और बिजनेस अलग एंटिटी है। तो एक बिजनेसमैन ने क्या किया? अपने ही बिजनेस को पैसे उधार, तो जो कैपिटल दिया इसीलिए लायबिलिटी है। ये चीज तो आपको तब भी सोचनी चाहिए कि कैपिटल तो अगर बिजनेसमैन की है तो फिर वो तो एसेट होना चाहिए, फिर हम उसको लायबिलिटी साइड में क्यों शो करते हैं? क्योंकि हम सेपरेट एंटिटी समझ रहे हैं। तो बिजनेसमैन ने बिजनेस को पैसे उधार दिए, कैपिटल बना, लायबिलिटी बना, तो इसीलिए बिजनेसमैन ने बिजनेस से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया। बट ड्राइंग के केस में क्या हुआ? ओनर ने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसे उठाए हैं, अरेंज किए हैं, तो इस बार बिजनेसमैन को बिजनेस को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जब हम थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, बाकी जब हम जर्नल एंट्री में जाएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो पाएगा शायद। लिंक ऑलरेडी निशांक शेयर है, इसमें अपलोड हुआ है। अच्छा, बताइए एक बार, इतना क्लियर है क्या सब लोगों को? पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में कल जब जर्नल स्टार्ट कराऊंगा तो उसमें जरूर होगा। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, आज के लिए इसको यहीं पर दी एंड करते हैं। अदरवाइज क्या होगा, फिर लेक्चर थोड़ा बोरिंग होना चालू हो जाएगा और आप लोगों की कंसेप्ट उतने अच्छे से क्लियर। ठीक है, कल स्टार्ट करेंगे अगेन अराउंड वही 7:15 के आसपास। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल। ओके जी, बाय बाय।